इस वीडियो में हम क्वेश्चन बायोलॉजी का डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैं 50 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुका था, तो हम आज 50 से आगे 100 तक या उससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अलग अलग एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर क्या करा है 49 नंबर क्वेश्चन में, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो फ्लोएम किसका संवाहक करता है? भोजन का, मतलब भोजन ढोने का काम पादप में, पौधा में फ्लोएम करता है ना। तो भोजन हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। लाइपेज जो है वह वसा का पाचन करता है। पेप्सिनोजेन है जो प्रोटीन का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है? अग्न्याशयी रस में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? अग्न्याशय रस में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो अग्न्याशय रस में एमाइलेज और माल्टेज एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1, अग्न्याशय रस में एमाइलेज और माल्टेज एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है छोटी आंत में या इलियम। इलियम उसी को कहते हैं, इलियम में मुख्य रूप से अवशोषित होता है इलियम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, सब जो जितना भी भोजन है मेन रूप से छोटी आंत में या इलियम कहते हैं, छोटी आंत का ही पार्ट है इलियम, उसमें अवशोषित हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होता है। कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट होगा बी नंबर। कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा के रूप में, ग्लूकोज के रूप में कह सकते हैं, भोजन संचित रहता है पौधे के पत्तियों, पौधा में। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बी नंबर आंसर होगा, जो कि थोड़ा गलत लिखा हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है? तो ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल होता है, जल से ही पानी मिलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल होता है, ठीक है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन नंबर सी होगा 55 का। क्वेश्चन नंबर हम 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑक्सीजन रहेगा तभी श्वसन की क्रिया करेंगे। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इस बात को ध्यान रखिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में होता है और राइबोसोम में प्रोटीन निर्माण होने की प्रक्रिया होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 देख रहे हैं। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में किसका निर्माण होता है? तो श्वसन की क्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन की क्रिया द्वारा ऊर्जा की निर्माण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है? एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन और अनुशीलन दाब कितना होता है? तो 120/80। सिकुड़ने पर हो जाता है 80 और फैलने पर 120। 120/80 मिलीमीटर, ये आंसर हो जाएगा 120/80। दाब का मात्रक है, दाब का रेंज है ना। प्रकुंचन और अनुशीलन का दाब का रेंज है।
क्वेश्चन नंबर 59 में तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति एंडोडर्म द्वारा होता है, एंडोडर्म ऊतक द्वारा होता है तंत्रिका तंत्र, क्योंकि अंदर में रहता है, मानव शरीर के अंदर में होगा तो एंडोडर्म, बाहर में रहेगा, सबसे बाहर में रहता है एक्टोडर्म, जैसे त्वचा हो गया एक्टोडर्म, और मेजोडर्म जो मतलब जो बीच में, लेकिन तंत्रिका तंतु सबसे अंदर में रहता है तो एंडोडर्म कहलाता है। सी नंबर होगा, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति एंडोडर्म ऊतक द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है तंत्र उत्सर्जन का काम करता है। वृक्क तंत्र उत्सर्जन का काम करता है, जो कि सी नंबर में आंसर दिया हुआ है, उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो उत्सर्जन से संबंधित है, सी नंबर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम का काम है जल का परिवहन करना, तो जल का परिवहन करेगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। जाइलम का काम है जल का परिवहन करना, जैसे जाइलम जैसे जल। पौधा में, पादप मतलब पौधा में जल का परिवहन जाइलम ऊतक करता है। जाइलम ऊतक कठोर जटिल अस्थायी ऊतक है, ठीक है, जटिल अस्थायी ऊतक है। पादप ऊतक जटिल अस्थायी ऊतक है, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो स्वपोषी पोषण के लिए पत्ता में क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल चाहिए, मतलब सारा चीज़ चाहिए, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। स्वपोषी पौधों के लिए या पोषण के लिए सभी चीज़ चाहिए इन तीनों में से। अब क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर अब हम 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहता है? पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो पादप में जाइलम जल का वहन करता है, मैं बताया हूँ था। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, तो इनमें से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है। कहाँ बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और पाइरूवेट के विखंडन से अगर जो बनता है अल्कोहल, तो वह बनेगा ईस्ट में, किण्वन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। शोषण होता है, यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि स्वपोषण होता है, तो स्वपोषण किस में होगा? स्वपोषण सभी हरे पौधों में होता है, ऑप्शन नंबर बी। स्वपोषण हरा पौधा में ही होगा और किसी में नहीं होगा, ठीक है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषिक अंग है? प्रकाश संश्लेषण वाला अंग क्या होता है? तो पत्ता जो है प्रकाश संश्लेषण अंग है। पत्ता में ही हरित लवक होता है, तो हम पत्ता लिखेंगे ना, पत्ती जो है ये प्रकाश संश्लेषण अंग है। अब क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, इस बात को ध्यान रखो। श्वसन की जो क्रिया है वह सभी के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर सी होगा, श्वसन की क्रिया। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य झिल्ली है। आधा जो है समान पार होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन हो गया तो पानी हो गया, भोजन पार होगा, पानी पार नहीं होगा। इस तरह से जो उपयुक्त पदार्थ है वो पार होगा और जो उपयुक्त पदार्थ है वो नहीं, अनुपयुक्त पदार्थ है वह पार नहीं होगा। तो यहाँ आंसर होगा सी नंबर, अर्धपारगम्य झिल्ली। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जंतु है? तो ईस्ट जो है कवक का एक जंतु है, कवक वर्ग का एक जंतु है। ईस्ट जो है ये कवक वर्ग का एक जंतु है, ठीक है।
ईस्ट जो है वो किसका एक कोशिकीय जीव है? तो कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहता है? दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में किण्वन की प्रक्रिया होती है। सी नंबर, किण्वन की प्रक्रिया होती है दही के जमने में। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है? श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो 20% जो है ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है श्वसन क्रिया के दौरान। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षा करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है। तो किसमें? पत्तियों में जो है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन ग्लूकोज के रूप में ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 73 वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो श्वसन द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 74 मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो छोटी आंत होता है। मानव आहार नाल का सबसे छोटा भाग छोटी आंत होता है। सी नंबर ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन होगा ऊर्जा मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है एटीपी। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। बी नंबर ऑप्शन रंध्र द्वारा। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो निलय द्वारा। एक कालिंद होता है एक निलय होता है। तो निलय द्वारा हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भाग में पंप किया जाता है निलय द्वारा। बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं रक्त दाब को मापने के लिए। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेटलेट्स जो है वही रक्त का थक्का जमाता है जिससे जो खून है रक्त जो है जहाँ पर घायल होता है उस स्थान से बाहर निकलने में रोकता है। प्लेटलेट्स ही ये रोकने का काम करता है रक्त का थक्का बनाता है। सी नंबर ऑप्शन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल नष्ट हो जाए। क्लोरोफिल को घोलने के लिए इसलिए उबाला जाता है ताकि क्लोरोफिल जो है वो घुल जाए। इसलिए हम हरी पत्ती को आयोडीन डालने से पहले ही उसको अल्कोहल में उबाल देते हैं मंड का पता लगाने के लिए। मंड मतलब स्टार्च का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 81 स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10 गुना पर 10x पर स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है
10x पर। अब क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं क्या कह रहा है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या होता है। तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया मतलब श्वास नली होता है। गलफड़ा नहीं होता है, फेफड़ा भी नहीं होता है, त्वचा भी नहीं होता, क्या होगा, ट्रैकिया होता है। तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रैकिया होता है। और तिलचट्टा का जो रक्त है वो सफ़ेद होता है। ठीक है। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। तो मछलियाँ गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। गलफड़े से ना, गिल्स, गलफड़ा से श्वसन करती है, गिल्स से। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है। पौधों के पत्तियों के रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्र द्वारा जल वाष्पित हो जाता है, निष्कासित हो जाता है। पौधे हरे क्यों होते हैं। तो पौधे क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। पौधे क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है। अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन होता है अमीबा में। अमीबा में अंदर में ही पच जाता है, कोई भी उत्सर्जी पदार्थ नहीं निकलता है। तो अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। बाकी सभी चीज़ में बाह्य कोशिकीय पाचन होता है, मतलब बाहर उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो पौधा भूमि से जल प्राप्त करता है और खनिज लवण प्राप्त करता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करता है, यही दोनों चीज़ चाहिए। और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों। ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा डी नंबर। पत्तों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है। तो छाल में। पेड़ के छाल में जो है टैनिन नामक पदार्थ संचित हो जाता है, जमा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है। कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट जो है कोशिका का अंग है, वो बिंदु किस रंग के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरा रंग के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट वर्णक हरा रंग के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है। मनुष्य में वृक्क कौन सा कार्य करता है। तो वृक्क उत्सर्जन का काम करता है। ऑप्शन नंबर 1 वृक्क जो है उत्सर्जन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 91 वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 92 लार ग्रंथि किस ग्रंथि से निकलता है। तो लार ग्रंथि लाल नामक ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा अच्छा से नहीं लिखा हुआ है, कुछ दूसरा होगा, लेकिन ऑप्शन सी होगा। पाचन कार्य संपन्न होता है। पाचन कार्य कहाँ से शुरू होता है। संपन्न मतलब शुरू होता है जठर द्वारा। जठर द्वारा पाचन का काम शुरू होता है। डी नंबर, जठर द्वारा, जठर रस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा बनाने वाला भी होता है, ऊर्जा भेजने वाला भी होता है, ऊर्जा को संग्रहित करने वाला भी होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों। संग्राहक जमा करने वाला भी होता है, वाहक भेजने वाला भी होता है, और ऊर्जा का संचयन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है।
कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस बिजली घर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, श्वसन के अंतिम उत्पादन क्या होता है? जब हम श्वसन करते हैं तो अंतिम उत्पादन क्या होता है? ऊर्जा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल होता है। ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अब हम क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है? लाल रक्त कणिकाओं में लाल कौन बनाता है? तो लाल जो है वह लोहा यौगिक बनाता है। लोहा के यौगिक जो है आरबीसी कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं में लाल लोहा बनाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। मानव में वहन तंत्र के घटक क्या होता है? वहन कौन करता है? तो वृक्क भी वहन करता है, फेफड़ा भी करता है और त्वचा भी करता है, सभी करता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। मानव में वहन तंत्र त्वचा, वृक्क और फेफड़ा होता है, सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कर रहा है? हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कर रहा है? रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है? तो प्लेटलेट्स के कारण ही रक्त का थक्का बनता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, रक्त का थक्का बी, ऑप्शन नंबर बी द्वारा होगा। ग्रहणी जो है किस चीज़ का भाग है? ग्रहणी वह छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी जो है वह छोटी आंत का भाग है। क्वेश्चन नंबर 101 में बोल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम 102 देखते हैं। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रण करता है? तो द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिका द्वारा ही खुलता है और बंद होता है स्टोमेटा का। क्वेश्चन नंबर 103, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर क्रिया करने वाला एंजाइम लाइपेज होता है। ये वसा का पाचन करता है लाइपेज। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टिनोडेन बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है? किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन जब ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी और ऑक्सीजन कम मिलेगा तो कम ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस कारण से यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए वायवीय शोषण होना चाहिए, मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में एक प्रकार के स्पर्शक पाया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन को देखिए। हाइड्रा में जो है स्पर्शक पाया जाता है। स्पर्श करके ही वो भोजन ग्रहण करता है या अपने दुश्मन से बचता है। स्पर्शक पाया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट पर परिवहन होता है। फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, लैक्टोज होता है। तो मेन रूप से कार्बोहाइड्रेट में जो फ्लोएम ऊतक परिवहन करता है वह सुक्रोज के रूप में परिवहन करता है। इस बात को याद रखिए, सुक्रोज के रूप में परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 107, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं? तो 10 जोड़े श्वास रंध्र होते हैं तिलचट्टा में, मतलब 10 जोड़ा मतलब 20 श्वास रंध्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 108 नंबर क्वेश्चन में करा है,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें? सिर्फ हरा पौधा में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि हरे पौधे के पत्ता में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण होता है। और किसी भी चीज़ में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर। सभी जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो जीवधारियों में 3 ही प्रकार से नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जित होता है, यूरिया द्वारा, अमोनिया द्वारा और यूरिक अम्ल द्वारा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीनों, इनमें से तीनों, डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है? निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा का होता है। चूहा का जो धड़कन है बहुत 1 सेकेंड में अधिक बार धड़कता है बाकी सबके तुलना में। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ होता है टैनिन, गोंद और रेजिन। इसमें से तीनों ऑप्शन हो जाएगा, गोंद भी होगा, रेजिन पदार्थ भी होगा, टैनिन पदार्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण ही होता है, अंदर ग्रहण कर लेता है, तो इसलिए अंतर्ग्रह ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। ठीक है, और पक्षी में हृदय कोष्ठ की संख्या 4 होती है। उभयचर प्राणी और रेप्टाइल जो रेंग कर चलता है जंतु, उसमें 3 हृदय कोष्ठ होते हैं और मछली में 2 हृदय कोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि मानव का हृदय के बारे में कहा गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? परजीवी मतलब दूसरों पर निर्भर रहना, दूसरा के भोजन पर निर्भर रहना। तो प्लाज्मोडियम जो है एक प्रकार के मलेरिया है, वह परजीवी है, दूसरों से भोजन ग्रहण करता है, दूसरे के साथ निवास करके भोजन ग्रहण करता है। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है? पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्तरस यकृत से स्रावित होता है, पित्तरस यकृत ग्रंथि से स्रावित होता है। 116 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? वो कौन सा रोग है जो कि जीवाणु से उत्पन्न नहीं होता है? इसीलिए कह रहा है कि जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो मस्सा जो है एक प्रकार के जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये जीवाणु के द्वारा नहीं होता है मस्सा रोग। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन होगा। बाकी सिफिलिस जो है, सिफिलिस बीमारी जीवाणु के द्वारा होता है। गोनोरिया जो रोग है वो भी जीवाणु के द्वारा ही होता है। अब हम 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार के तरल संयोजी उत्तक है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। दांत की सबसे ऊपरी परत किस चीज़ की बनी होती है? तो दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है वह इनामेल का बना होता है। इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है जो कि दांत में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी क्या है? तो फीमर है। और मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस, जो कि कान में पाया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है? चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है, चालनी नलिकाएं
फ्लोएम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है? भोजन का परिवहन करना। और जाइलम उत्तक का काम क्या होता है? जल का परिवहन करना, पौधे के सभी भागों में भेजना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? आरबीसी कितने दिन तक रहता है फिर उसकी मृत्यु हो जाती है और नया आरबीसी बनता है? तो 120 दिन तक आरबीसी जीवित रहता है, उसके बाद फिर नया आरबीसी बनता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो भोजन जो है वह स्टार्च के रूप में जमा होता है। पौधा में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 122। मानव का जो हृदय है वह घिरा होता है, किस चीज़ से घिरा होता है? तो पेरिकार्डियम द्वारा। पेरिकार्डियम द्वारा घिरा होता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा पेरिकार्डियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मनुष्य में हीमोग्लोबिन होता है, पक्षी में भी होता है, लेकिन मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, रक्तहीनता कमी होता है। ठीक है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक है आरबीसी। आरबीसी के माध्यम से ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है सभी अंगों में। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है? पौधे में शोषण होता है। पौधों में शोषण किसके द्वारा होता है? तो सभी अंग द्वारा होता है। पौधे में शोषण जो होता है वो मेन रूप से पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों में रंध्र होता है, इसी के माध्यम से शोषण होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये पौधा कार्बन डाइऑक्साइड शोषण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, तो पत्तियों में आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 127 देखते हैं। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया जो बीमारी है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन। श्वसन तंत्र में ही निमोनिया नामक बीमारी होता है। क्वेश्चन नंबर 128। मनुष्य के श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि 12 से 20 दिन होता है, WBC का। अब हम क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो संवहन उत्तक तो दो ही होता है, जाइलम फ्लोएम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी और सी, मतलब कि बी और सी दोनों। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम होता है। 130 नंबर क्वेश्चन। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ जो है वह उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन द्वारा करता है। डी नंबर ऑप्शन। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग क्या होता है? तो मैं बताया था कि मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग अपेंडिक्स होता है। ठीक है। अवशेषी अंग मतलब इसको काट कर हटा भी देंगे अपेंडिक्स को तो मानव शरीर पर कोई फर्क नहीं होगा। ये बेकार पदार्थ, ये बेकार अंग रखा रहता है शरीर में। अब हम क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। कौन जो है निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो ट्रिप्सिन मैंने बताया था कि प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है और माल्टेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोटीन। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो मुख गुहा में मेन रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ऑप्शन नंबर बी। 134 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण होता है। तो इंसुलिन द्वारा रक्त में शर्करा का नियंत्रण होता है। अब क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ये दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।